वेलकम 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 गाइस, क्या हाल चाल। तो आज हमने करना है चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 10th मैथ्स के एमसीक्यू। अच्छा, ये जो चैप्टर नंबर 3 है ना, इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ना आप ये चीज देखोगे, जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे उसमें दो इक्वेशन दिखेंगी। हर इक्वेशन में दो वेरिएबल होंगे। लीनियर का मतलब क्या होता है? जिसमें हाईएस्ट वेरिएबल की जो पावर होती है वो वन रहे। वन रहेगी, इसका मतलब उसकी डिग्री वन है। और लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें एक इक्वेशन की डिग्री वन हो। ये चैप्टर बहुत ही इजी होने वाला है। गिनती के इसके अप्रोक्सीमेटली 20 या 22 क्वेश्चन होंगे। ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ टू बी वेरी प्रिसाइज। तो लेकिन जितने क्वेश्चन मैं आपको इस चैप्टर के करवाऊंगा उसी में से एग्जाम में एमसीक्यू आएंगे, अगर कोई एमसीक्यू सेट होगा इस चैप्टर में से। ठीक है, जो कि होना ही है। तो चलो, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। कब? तो गाइस देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि अगर 2x प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू 12 है और 3x माइनस टू वाई इक्वल्स टू 5 है, आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इन दोनों की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो चलो और सबसे पहले इक्वेशंस लिख लेते हैं। है क्या इक्वेशन? 2x प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू 12। उसके बाद है 3x माइनस टू वाई इक्वल्स टू 5। अच्छा, इस चैप्टर में ना आपके पास बहुत सारे मेथड है इंप्लीमेंट करने के लिए। सबसे पहला मेथड है आपके पास एलिमिनेशन। कौन सा मेथड है आपके पास? एलिमिनेशन। उसके बाद है सब्स्टिट्यूशन। ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस वन, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये हम सोल्व करेंगे। पता कौन से मेथड से? कौन से मेथड से सोल्व करेंगे? हम सोल्व करेंगे एलिमिनेशन से। मैं आपको मेथड भी पूरा ही समझा दूंगा। ये वाला, ये पूरा मेथड मैं आपको समझा दूंगा। ये जो एलिमिनेशन मेथड है, एलिमिनेशन वर्ड जो है वो बना है एलिमिनेट से। एलिमिनेट का मतलब होता है रिमूव करना। इस चीज में हमने रिमूव क्या करना है? एनी वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल को हम रिमूव कर सकते हैं। अब आप देखो किसको रिमूव करना है। मैं सोच रहा हूं कि मैं y को रिमूव करूं, y को एलिमिनेट करूं। तो y को एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले मैं यहां देखूंगा, इसके साथ 3 है, इस y के साथ 2 है। अब एक चीज देखो, जो एलसीएम है 3 और 2 का वो होता है 6। इसका मतलब मेरे को इस y के साथ भी 6 चाहिए, इस y के साथ भी 6 चाहिए। इस y के साथ 6 तब आएगा अगर मैं ये पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 3 टू जा क्या होता है? 6। इस वाले y के साथ 6 तब आएगा अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या होता है? 6। मैंने आपको बोला पूरी इक्वेशन को करना है। हाँ, हमेशा एलसीएम निकालने के बाद जो आपको नंबर चाहिए वो पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, एक के साथ नहीं कर सकते आप। अब देखो बच्चे, 2 इंटू टू क्या हो जाएगा? 4x। 2 इंटू थ्री क्या हो जाएगा? 6y। 12 इंटू टू क्या हो जाएगा? 24। ऐसे ही 3 इंटू थ्री क्या हो जाएगा? 9x। माइनस है, सॉरी, यहाँ पे माइनस 3 इंटू टू क्या हो जाएगा? 6y। ये क्या हो जाएगा? 15। अब ध्यान से देखो, हमने इसको एलिमिनेट करना है ना, इसको ही एलिमिनेट करना है। अगर हमने इसको एलिमिनेट करना है तो हम क्या करेंगे? इनके साइन पहले ही ऑपोजिट हैं। जब साइन पहले ही ऑपोजिट होते हैं तो हम एडिशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एडिशन। जब हम एडिशन करेंगे तो प्लस 6y माइनस 6y कट गया। 9 प्लस 4 कितना आ गया? 13x इज इक्वल टू 39। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 39/13। कटिंग करके क्या आ गया? 3। और यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ गई 3। क्या आ गई? 3। अब ध्यान से समझना एक चीज, x की वैल्यू तो आपके पास 3 आ गई, लेकिन y की वैल्यू निकालनी है आपने। किसकी वैल्यू निकालनी है? और y की वैल्यू निकालनी है। अगर आपने y की वैल्यू निकालनी है इस x को, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो, किसी में भी पुट कर दो, यू विल गेट योर आंसर। तो हम क्या करेंगे? हम इसको पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो 2 जहां पे x है वहां पे 3 डाल दिया, प्लस 3y इक्वल्स टू 12। ये हो गया 6 प्लस 3y इक्वल्स टू 12।
ये हो गया 3y इक्वल्स टू 12 माइनस 6, ये हो गया y इक्वल्स टू 6/3, y की वैल्यू आ गई 2 एंड द राइट आंसर इज x3y2। इधर लिख दो x3y2 में भी मिस प्रिंटिंग होगी। ठीक है, ये इतना ही था। सेकंड क्वेश्चन देखो गाइस, वो कह रहा है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है और 2/x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/5 है। तो चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है, उसके बाद क्या है 2/x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/5 है। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को रेसिप्रोकेट कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो ये हो जाएगा 2 × 5 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अब मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, अगर ये एक इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है तो इसको मैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 कर दूंगा। अब मजे की चीज ये है कि मैं इसको एलिमिनेट कर सकता हूँ इजीली। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल सेम वैल्यू है, 1y दोनों जगह पे, और साइन ऑपोजिट है, तो सिंपली मैं एडिशन कर दूंगा। अगर साइन सेम होते, ऐसे होता प्लस वाई, तो मैं सब्ट्रैक्शन करता हूँ और नीचे वाले का साइन उल्टा कर देता है एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से। ठीक है, जितने भी वैल्यूज आ रही हैं नीचे वाली इक्वेशन की, उसको मैं साइन उल्टे कर देता हूँ उसके। बट यहाँ पे मैं नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे एडिशन हो रही है। तो इधर कुछ नहीं है, वन है, इधर वन है, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 10 + 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12/2, ये हो गया 6। अब x की वैल्यू 6 आ गई, हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे x की वैल्यू को, जहां x है वहां 6 डाल दिया, माइनस वाई इक्वल्स टू 2 हो गया। माइनस वाई इधर भेज दो, 2 इधर भेज दो, ये हो जाएगा 6 - 2 इक्वल्स टू वाई, ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू वाई। दिस इज योर आंसर। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4, x6 y4। पिछले वाले क्वेश्चन में वही आंसर सही था जो हमने किया था, टेंशन ना लेना। यहाँ पे गड़बड़ हो गई होगी, यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हो गई होगी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं आगे। थर्ड इक्वेशन है 2x/3 माइनस y/2 प्लस 1/6 इक्वल टू 0। ये खतरनाक है। ये जो 1/6 है इसको मैं इधर भेज सकता हूँ। ये है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू 3। तो चलो आओ इसको लिखते हैं पहले यहाँ पे, 2x/3 माइनस y/2 इक्वल टू -1/6। ये हो गया। इसकी क्या आएगी, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू 3। अब इनको अलग अलग सोल्व करते हैं सेपरेटली। वी विल सोल्व देम सेपरेटली। ठीक है, देखते हैं। इसका एलसीएम लो, 3 और 2 का क्या आएगा, 6 आएगा। 3 के टेबल पे 6 2 पे आता है, ऊपर वाले को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो गया 4x, माइनस 2 के टेबल पे 6 3 पे आता है, ऊपर वाले को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3y इक्वल टू -1/6। अब देखो, जब बीच में इक्वल टू का साइन हो और डिनोमिनेटर सेम आए तो इसको काट दो। ये आपके पास आ जाएगा 4x - 3y इक्वल टू -1 एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। इसके हिसाब से अगर हम चलें, अब इधर आ जाते हैं। 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। 2 के टेबल पे 6 3 पे आता है, ऊपर वाले को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3x। 3 के टेबल पे 6 2 पे आता है, ऊपर वाले को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4y इक्वल्स टू 3। ये 6 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू आ जाएगा 18। ही आ जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। क्या आ जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब देखो, इसके ऊपर कौन सा मेथड लगाएं हम, एलिमिनेशन से हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है, हम एलिमिनेशन ही लगाएंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसी के नीचे मैं सेकेंड इक्वेशन लिख रहा हूं ताकि इजीली मैं सोल्व कर सकूं। ये आ गया। क्या एलिमिनेट करें, मैं ये एलिमिनेट करना चाहूंगा क्योंकि साइन ऑपोजिट है इनके, मेरे को एडिशन करनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्शन नहीं करनी पड़ेगी। जब साइन ऑलरेडी ऑपोजिट होते हैं तो आप एडिशन परफॉर्म करते हो, जब साइन सेम होते हैं तो आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हो। याद रखना ये बात। अब देखो, मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा क्योंकि इस y के साथ 4 है, इस y के साथ 3 है, तो ये 3 मैं नीचे वाली के साथ करवा दूंगा ऑटोमेटिकली।
जो न्यू इक्वेशन आ जाएंगी वो क्या आएंगी, 4 4 जा 16x, 4 × -3 हो जाएगा -12y इक्वल्स टू -4, 3 3 जा 9x प्लस 4 3 जा 12y इक्वल्स टू 8 3 जा 24, 4 2 54। अब देखो एडिशन करनी है हमने, ये कट गया आपस में, 16 + 9 कितना हो जाएगा, 25x इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 50, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50/25, ये आपस में कट गया, आंसर इज 2, x की वैल्यू आ गई 2। अगर x की वैल्यू 2 आ गई, पुट दिस x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1, पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1, तो x की जगह 2 डाल दिया मैंने, ठीक है, -3y इक्वल्स टू -1, ये हो गया 8, -3y इक्वल्स टू -1, ये हो गया 8 + 1 इक्वल्स टू 3y, ये हो गया 9 इक्वल्स टू 3y, और y आ गया 9/3 विच इज इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू 2 आ गई आपके पास और y की वैल्यू आपके पास आ गई 3। देखो x2 y3 है इसमें, ये रहा x2 y3, इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन हो गया अपना खत्म गाइस। आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये इक्वेशन देख के ना डरो, बहुत इजी है ये, बस इसमें पंगा पता है क्या है, इसमें एक ये चीज है, एक ये चीज है और एक ये चीज है, और तीनों आपस में इक्वल है, ध्यान से देखो तीनों आपस में क्या है, इक्वल। तो आपने क्या करना है, पहले ये दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करना है, उससे एक इक्वेशन आएगी, फिर इसको और इसको इक्वेट करोगे, उससे दूसरी इक्वेशन आएगी, फिर उन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगा के। हम क्या करेंगे, मैं इक्वेशंस बना के दूंगा, आप सोल्व करके मेरे को कमेंट में आंसर लिख के बताओगे कि सर एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। तो चलो आओ केस 1 देखते हैं पहले। ये क्या हो जाएगा, 2x + y + 2/5 इक्वल्स टू 3x - y + 1/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 को इस पूरे के साथ कर दो, ये 5 को इस पूरे के साथ कर दो, ये क्या हो जाएगा 2x + y + 2, ये हो जाएगा 3x - y + 1, ये हो जाएगा 6x + 3y + 6, 3 2 जा 6, 3y जा 3y, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15x, 5 × -y -5y, 5 × 1 + 5। अब ये सारी चीजों को इधर भेज दो अब, ठीक है, या फिर एक और काम करते हैं हम, 15x बड़ा है ना 6 से, इन सारी चीजों को इधर भेज देते हैं, तो 15x - 6x -5y -3y +5 - 6 = 0। 15 - 6 कितना हो जाएगा, 9x - 8y -1 = 0, ये हो गया 9x - 8y = 1, ये आ गई एक इक्वेशन आपकी। केस 1 से आपकी एक इक्वेशन आ गई। केस 2 सिमिलरली आपने इस वाली चीज को और इस वाली चीज को सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, दो इक्वेशंस के ऊपर एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगाना आपने, और उसके साथ ही क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। मैं क्यों कह रहा हूं आपको ये करने के लिए, क्योंकि जब आप कोई चीज सीख रहे हो उसको साथ साथ प्रैक्टिस कर लोगे, वो आप ही का बेनिफिट है उस चीज में, ठीक है। अब आपने ना मेरे को याद से जरूर ये कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि आपने जो कमेंट किया है आंसर क्या वो सही है या नहीं। तो चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसकी सेकंड इक्वेशन हमने निकालनी है, ठीक है, सेकंड इक्वेशन आपने निकालनी है और एक्स और वाई की वैल्यू आपने निकालनी है। मैं इस हिसाब से पढ़ा रहा हूं कि आप पढ़ लो मेरे से, ठीक है ना, ऊपर ऊपर से वाला काम नहीं करना हमने। चलो आओ आगे देखते हैं। देखो इस फिफ्थ क्वेश्चन में ना आपको 2⁻x+y = 2⁻x - y = √8 दिया हुआ है। मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ इसको करने का।
आप पता क्या करो, आप ना इसको देखो, √8 को क्या मैं 8 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ? क्योंकि जब स्क्वायर रूट को मैंने पावर में लिखना है तो 1/2 ही होगा वो। राइट गाइस, बिल्कुल सही। क्या मैं 8 को 2 रेज़ टू पावर 3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको 2 रेज़ टू पावर 3/2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब हुआ क्या, अब आपके पास आ गया 2 रेज़ टू पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर 3/2। है कि नहीं? ये आ गया आपके पास। अब हमने क्या करना है, पहले हमने इन दोनों को इक्वेट करना है, ठीक है? जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, ऑन इक्वेटिंग द पावर्स, क्योंकि 2 और 2 बिल्कुल सेम है, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2। तो एक इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये। फिर हमने क्या करना है, इन दोनों को इक्वेट करना है। ऐसे ही जब हम इनको इक्वेट करेंगे 2 को 2 के साथ, तो पावर्स भी इक्वेट होंगी, x माइनस वाई इक्वल टू 3/2। तो दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3/2। अब ये देखो वैल्यू बिल्कुल सेम, 1y और प्लस माइनस ऑपोजिट साइन, हम क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। तो प्लस वाई कट गया, माइनस वाई कट गया, x प्लस एक्स क्या आ गया, 2x आ गया। 3/2 प्लस 3/2 क्या हो जाएगा, 6/2। 2 3 हो जाएगा 6। 2x इज इक्वल टू 3 आ गया, x आ गया 3/2। x क्या आ गया, 3/2। और आपने क्या निकालना था, वैल्यू ऑफ y। अगर x 3/2 आया तो y देख लेते क्या है, देखो इस इक्वेशन में डाल देते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3/2 वाली इक्वेशन में डाल देते हैं। x की वैल्यू क्या है, ये 3/2। पुट x इज इक्वल्स टू 3/2। 3/2 प्लस वाई इक्वल्स टू 3/2, तो ये तो कट गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। क्या आ गई, 0। और ये आ गया आपका फाइनल आंसर। y की वैल्यू 0 आई है, ये देख लेना। कई बार पता क्या होता है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 3/2 देखते हैं बच्चे, और यहाँ पे आंसर टिक कर आते हैं, लेकिन उसने पूछी क्या है, y की वैल्यू, x की तो पूछी ही नहीं। तो y की वैल्यू जो आई है वो आई है 0। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि जो सिस्टम है के एक्स माइनस वाई प्लस 2, एक इक्वेशन ये होगी और दूसरी इक्वेशन ये है आपस में यूनिक सॉल्यूशन के साथ। मतलब इन दोनों की आपस में रिलेशनशिप क्या है कि इन दोनों का यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो लाइंस हैं वो हैं इंटरसेक्टिंग इन नेचर। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या है, ये देखो दो लाइंस एक पॉइंट पे टच कर रही हैं, अगर एक पॉइंट पे टच कर रही हैं, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब देखो, इसके लिए जो कंडीशन होती है हमारे पास फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, वो होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ये होती है हमारे पास कंडीशन। अगर आपने ये कंडीशन याद कर ली, अब क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा। कैसे, देखो इसको मैं बोलूंगा a1x1 प्लस b1y1 इक्वल टू c1। इसको मैं बोलूंगा a2x2 प्लस b2y2 इक्वल्स टू c2। a1 क्या होता है, x1 का कोएफिशिएंट। b1 क्या होता है, y1 का कोएफिशिएंट। c1 होता है कांस्टेंट। a2 होता है x2 का कोएफिशिएंट, b2 होता है y2 का कोएफिशिएंट, c2 होता है कांस्टेंट। अब हमने क्या करना है, ये सारी वैल्यूज उठा के इसमें डाल देनी है। तो a1 क्या है, a1 है k, और A2 क्या है, A2 है 6 इज नॉट इक्वल टू। B1 क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ तो 1 होगा, तो ये हो जाएगा -1। B2 क्या है यहाँ पे, -2, माइनस माइनस कट गया, तो आ जाएगा K इज नॉट इक्वल टू 6/2। आंसर विल बी K इज नॉट इक्वल टू 3। ये आएगा आपका आंसर, एंड डी इज योर करेक्ट आंसर गाइस, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना ही था, आगे चलते हैं। नेक्स्ट में सेम चीज कह रहा है वो। एक सिस्टम दिया है दो इक्वेशंस का, जिसमें एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। ये दोनों आपस में क्या क्रिएट कर रही है, यूनिक सॉल्यूशन बना रही है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन आएगा, एक सॉल्यूशन मतलब लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर
इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, और इसकी जो कंडीशन हमने बोली थी वो क्या थी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये थी इसकी कंडीशन। अब हमने क्या करना है, वैल्यूज प्लेस कर देनी है। a1 की क्या दी हुई है, दी नहीं हुई तो 1 होगी, क्योंकि x का कोएफिशिएंट होता है a। ये हो गया 1/a2 क्या है 3 नॉट इक्वल टू, b1 क्या है -2, और b2 क्या है ये रहा k। हमने क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो k इज नॉट इक्वल टू -2 × 3, therefore k is not equal to -6। the correct answer is b part, correct answer is b part। इसी के साथ ये क्वेश्चन की होगी समाप्ति गाइस। आगे चलते हैं, कंडीशन नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस केस में वो कहता नो सॉल्यूशन है, दो इक्वेशंस तो हैं, अगर आप ध्यान से देखो आपके पास दो इक्वेशंस तो हैं, एक ये और एक ये, लेकिन आगे आपके पास है नो सॉल्यूशन, आगे आपके पास है नो सॉल्यूशन। अच्छा, नो सॉल्यूशन पता कब होता है, ये देखो, जब लाइंस इंटरसेक्टिंग ना करें। अगर लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी इसका मतलब जो लाइंस है वो आपस में क्या है, पैरेलल। क्या है, लाइंस आर नो सॉल्यूशन के केस में लाइंस आर पैरेलल। अगर लाइंस पैरेलल है इसका मतलब इसका हो गया नो सॉल्यूशन, और इसकी जो कंडीशन होगी गाइस वो होगी a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये होगी इसकी कंडीशन। क्या होगी कंडीशन, पैरेलल लाइंस की कंडीशन होगी ये। अब देखो, a1 x दिया ही नहीं हुआ तो 1 हो गया, a2 क्या हो गया 5 हो गया, b1 क्या है 2, b2 क्या है k नॉट इक्वल टू, ये क्या हो गया 3, ये हो गया 7। अब अगर आपने k की वैल्यू निकालनी है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा आप सिर्फ इतनी चीज को देखो, इतनी चीज को देखो, क्योंकि यहीं से k की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, k इक्वल्स टू हो जाएगा 2 × 5, ये हो जाएगा 10, k की वैल्यू आ गई 10, और ये आ गया आपका आंसर। इसको हमने कुछ कंसीडर ही नहीं किया इतनी चीज को, क्योंकि k की वैल्यू निकालनी थी, हमने k की वैल्यू निकाल ली, सिंपल। ये क्वेश्चन इतना ही था, आगे चलते हैं। अगर लाइंस गिवन बाय टू इक्वेशंस, कौन कौन सी हैं भाई इक्वेशन, एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, ये पैरेलल है। अच्छा, उसने खुद ही बोल दिया, वो कहता अब आपको पता तो लग ही गया है पैरेलल कौन सी होती हैं, ठीक है ना। वो कहता आपको पता तो लग ही गया पैरेलल कौन सी होती हैं, ये पैरेलल ही है, तो आप मेरे को k की वैल्यू बता दो बस। देन द वैल्यू ऑफ k इज दिस। तो पैरेलल की कंडीशन a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अब देखो ये होगी पैरेलल की कंडीशन। हमने क्या करना है, यू जस्ट नीड टू प्लेस द वैल्यूज। a1 की वैल्यू क्या है 3, a2 की वैल्यू क्या है 2, इक्वल्स टू b1 की वैल्यू क्या है 2k होगा, क्योंकि इधर देखो ये b1 है ना, b1 क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ y। अगर आपने y का कोएफिशिएंट निकालना है तो y के अलावा जितनी भी चीज टर्म में है वो उसका कोएफिशिएंट होगी, मतलब क्या हो जाएगा 2k, क्या हो जाएगा 2k, b2 क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5 इज नॉट इक्वल टू c1 क्या है, इधर 2 है और इधर 1 है, इसने इधर 1 इधर लिखा हुआ है 2 उधर लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे इसको उधर भेजेंगे, चलो तू उधर जा, क्योंकि सेम ओरिएंटेशन में चाहिए अपने को, सेम बिल्कुल सेम प्रेजेंटेशन में चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 5y इक्वल्स टू -1। अब ये ना सोचना मैं 1 ले लूं, नहीं, जब इसके इक्वल टू के राइट पे है ना कांस्टेंट, इसके भी भेजो, तो c1 क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1। हमने क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेते हैं। इतनी चीज को हम इक्वेट कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 3 × 5 इक्वल्स टू 2k × 2, ये हो जाएगा 15 इक्वल्स टू 4k, ये हो जाएगा 15/4 इक्वल्स टू k। तो k की वैल्यू आ गई 15/4, डी इज योर करेक्ट ऑप्शन गाइस। इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया खत्म। नेक्स्ट देखते हैं।
For what value of k do the equations this and this represent two lines intersecting at a unique point? ये जितना मर्जी घुमा के दे दें क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन जितना मर्जी घुमा के दे दें, एक चीज क्लियर है कि अपने को सब आता है। आपने ये बोलना है अपने को सब आता है। ये देखो दोबारा से उसने बोला इंटरसेक्टिंग एट अ यूनिक पॉइंट। यूनिक पॉइंट का मतलब क्या है? दो लाइंस एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो मतलब कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, मतलब की कंडीशन लगेगी A1 A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये कंडीशन लगेगी गाइस। ये है इंटरसेक्टिंग की कंडीशन, ये हमने लगा दी। अब A1 देख लो क्या है, A1 है K। A1 क्या है? K। A2 क्या है? A2 है 3 नॉट इक्वल टू। B1 क्या है बाबा? B1 B1 है सर -2। B2 क्या है? 1। तो इसको उधर भेज दो। K इज नॉट इक्वल टू -2 × 3। K इज नॉट इक्वल टू -6 और ये आएगा आपका आंसर। क्या यहाँ पे है? वो क्या कह रहा है? हाँ, लेकिन इसका आंसर बड़ा ट्रिकी है। देखो ये भी नहीं होगा, ओए 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 ओए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -6। हाँ, क्यों? वो कहता है जितने रियल नंबर है सबके ऊपर ही आंसर आएगा, लेकिन -6 को छोड़ के। यहाँ पे भी तो यही है कि जो k है वो -6 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू -6 होगा। मतलब -6 के अलावा जितने नंबर है सब पे ही आंसर आएगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज डी गाइस, करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, नेक्स्ट। द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज। अच्छा, अभी चेक करना पड़ेगा। वो कहता है चेक करो, मैं नहीं बता रहा भाई ये कौन सी है। चेक करने का बहुत आसान तरीका बताऊं, बहुत आसान तरीका। देखो हम क्या करेंगे, एक गेम खेलेंगे। उस गेम में हम लिखेंगे A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 और इनके नीचे इनकी वैल्यूज लिखेंगे। A1 की 1 है, A2 की -3 है, B1 की 2 है, B2 की -6 है, C1 की 5 है और C2 की 1 है। अब हम क्या करेंगे, इनको ऊपर नीचे अगर कटिंग हो रही है तो काट देंगे। मतलब इसकी कटिंग हो रही है 1 और -3 की नहीं हो रही, इसकी हो रही है 1 3। तो इसको दोबारा से मैं कैसे लिख सकता हूँ? -3 -3 1। अब देखो मेरे को पता लग गया ये इसके इक्वल है, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है। तो अब ये इसके इक्वल आ गया, ये इसके इक्वल नहीं आया। अब ये कौन सी कंडीशन थी, कौन सी कंडीशन थी जिसमें ये आ रहा था? ये थी भाई पैरेलल लाइंस की कंडीशन। द लाइंस आर पैरेलल एंड दिस इज योर आंसर गाइस। कि जो लाइन है वो पैरेलल है। अगर लाइंस पैरेलल हैं, ध्यान से देखो, दो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं, क्या ये आपस में टच हो रही है कहीं? क्या ये दोनों लाइंस आपस में टच हो रही हैं कहीं? नहीं हो रही ना। अगर लाइंस आपस में टच ही नहीं हो रही, इसका मतलब हुआ कि ये है नो सॉल्यूशन। बीच में पता है क्यों लिख रहा हूं? ताकि ये आपको याद रहे। दो पैरेलल लाइन के बीच में मतलब नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है? ये टच ही नहीं हो रही, तो इसका आंसर आएगा नो सॉल्यूशन। द आंसर इज डी। ओके गाइस, चलो आगे देखते हैं। वो कह रहे हैं जो पेयर ऑफ इक्वेशन है, अब इसमें फिर नहीं उसने दिया हुआ कुछ, लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। इधर आ जाएगा A1 x1 प्लस B1 y1 इक्वल टू C1। इधर आ जाएगा A2 x2 प्लस B2 y2 इक्वल टू C2। ये आ जाएगा। अब दोबारा से वो गेम खेलते हैं, आ जाओ। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। A1 की वैल्यू क्या है? 2, A2 की है 4, B1 की क्या है? 3, B2 की है 6, C1 की क्या है? 5, C2 की है 15। तो क्या होगा? ये होगा 1 2, ये होगा 1 2, ये होगा 1 3। मतलब कि ये इसके इक्वल है लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है कि नहीं? ये चीज इसके इक्वल है लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है। तो ये लाइंस कौन सी हो जाएंगी? लाइन ही बना दी मैंने लाइन बोल के। ये लाइंस कौन सी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी पैरेलल। कौन सी लाइन हो जाएंगी ये? पैरेलल लाइंस। और अगर ये लाइंस पैरेलल होंगी, इसका मतलब इसका कौन सा सॉल्यूशन आएगा?
नो सॉल्यूशन। मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में जस्ट अभी कराया था कि जो लाइंस पैरेलल होती हैं वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, तो इसका क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे भी इक्वल टू लगा दो, यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा दो, खत्म काम। आ जाओ नेक्स्ट। अगर एक पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट हो तो क्या क्या हो सकता है। बात आती है अब कंसिस्टेंट की। ये वाला जो वर्ड है ना भाई, ये मेरे को बड़ा ही अच्छा लगता है ये वाला वर्ड। पता क्यों? क्योंकि कुछ ही ऐसे वर्ड हैं एनसीईआरटी में जो अट्रैक्ट करते हैं मेरे को। कंसिस्टेंट हर वो लाइन होगी कंसिस्टेंट, इधर ही लिखते हैं, जो इंटरसेक्टिंग होगी। इंटरसेक्टिंग दो चीजों में हो सकती है, एक पॉइंट के ऊपर हो सकती है या फिर कोइंसिडेंट हो सकती है। अब बात आती है, सर ये क्या है कोइंसिडेंट, ये तो नहीं बताया आपने पहले। कोइंसिडेंट होती है अगर एक लाइन है उसी के ऊपर एक और लाइन है। जो कोइंसिडेंट लाइन होती है उसके पता कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं कोइंसिडेंट लाइन के। जैसे कि एक पॉइंट इंटरसेक्टिंग का होता है, कोइंसिडेंट के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इंटरसेक्टिंग के कितने सॉल्यूशन होते हैं? एक सॉल्यूशन होता है। और ये दोनों कैटेगरीज की जो लाइन होती हैं उनको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। अब ये दोनों कंसिस्टेंट हैं तो आंसर अकेला पैरेलल लाइन तो हो ही नहीं सकता, सिर्फ कोइंसिडेंट हो ही नहीं सकता, सिर्फ इंटरसेक्टिंग हो ही नहीं सकता। होगा क्या? दोनों का कॉम्बिनेशन, इंटरसेक्टिंग का और कोइंसिडेंट का। क्या है ये? इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, हाँ ये है ना डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन गाइस। मैंने आपको इंटरसेक्टिंग का, कोइंसिडेंट का, कंसिस्टेंट का, पैरेलल का, सारी चीजों का मतलब समझा दिया। अब एक चीज और देख लो, जो बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर चलो हमें इंटरसेक्टिंग की तो आपने कंडीशन बता दी, पैरेलल की भी बता दी, कोइंसिडेंट की भी बता दो, बता देते कोइंसिडेंट की। कोइंसिडेंट की कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। तीनों ही इक्वल में होते हैं कोइंसिडेंट लाइन में। ओके गाइस, इतना ही था 13th क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो, देखो कंसिस्टेंट कौन सी थी पहले ये समझो। कंसिस्टेंट थी एक तो इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। ऑटोमेटिकली इनकंसिस्टेंट कौन सी हो जाएगी? इनकंसिस्टेंट आ जाएगी पैरेलल की कैटेगरी की। कौन सी कैटेगरी? पैरेलल। तो इसका आंसर सीधा ही पैरेलल लाइन कर देना, काम हो जाएगा खत्म। कंसिस्टेंट ये दो कैटेगरीज की होती हैं, इनकंसिस्टेंट पैरेलल, बात खत्म। नेक्स्ट। वो कह रहे हैं ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इट इज बीइंग गिवन दैट एंगल ए बी सी डी। ये दी हुई है आपको, कुछ वैल्यूज दी हुई हैं डिग्रीज में, आपने फाइंड करना है एंगल बी। सबसे पहले एक नाइन्थ का छोटा सा कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आया ही है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बेसिकली वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ opposite angles is 180 डिग्री। मतलब दोनों में से कोई भी पेयर ले लो आप, उसके जो ऑपोजिट एंगल का सम होता है वो होता है 180 डिग्री का। अब जैसे मान लो मैं कोई भी बनाऊं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए सी के ऑपोजिट होगा, बी डी के ऑपोजिट होगा। मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री हो जाएगा और एंगल डी प्लस एंगल बी 180 डिग्री हो जाएगा। तो चलो आओ, केस वन। केस वन, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। हम केस लेके करेंगे। केस टू, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अच्छा, मैंने आपको इतने एमसीक्यूज करवा दिए। आपने एक चीज नोट की, इनमें ना कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो बस लिखा हुआ है कि एमसीक्यू के अंदर है, लेकिन लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म में भी आ सकते हैं। मींस
कोई क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो 2 या 3 नंबर में भी आ सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है अगर आप एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हो, मैं आपको 1 मार्कर के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैं आपको 2 मार्कर और 3 मार्कर हर चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर गाइस। इस चीज़ का ध्यान रखना आप, ओके? देखो, अब एंगल ए क्या है? x प्लस वाई प्लस 10। एंगल सी क्या है? x प्लस वाई माइनस 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री। x प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 2x। y प्लस वाई क्या हो जाएगा? 2y। 10 माइनस 30 क्या हो जाएगा? -20। 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 20, इधर चल जाएगा। 180 प्लस 20 हो जाएगा 200। इसमें से 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 200। 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 100। ये आ गई एक इक्वेशन। क्या आ गई? एक इक्वेशन। अब बात आती है यहाँ पे एंगल बी। ये आ गया y प्लस 20। एंगल डी, ये आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा x प्लस वाई क्या हो जाएगा? 2y प्लस 20 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 20 को उधर भेज दो, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। x प्लस 2y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 160 डिग्री। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, मैंने अभी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं ना समझाया, अभी तक एलिमिनेशन ही कराया। चलो सब्स्टिट्यूशन समझाता हूँ। ये देख रहे हो इक्वेशन 1, इसमें से ना x की वैल्यू अलग करो, y को उधर भेज दो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 माइनस वाई। x इज इक्वल टू 100 माइनस वाई हो गया। अब ये जो x इज इक्वल टू 100 माइनस वाई है, इसको उठा के इस x में डाल दो। इस x की वैल्यू को, इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो इस इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूट मतलब प्लेस कर दो इस इक्वेशन में। तो x की वैल्यू क्या है? 100 माइनस वाई। ये आ गया 100 माइनस वाई प्लस 2y। देखो मैंने x की जगह पे x की ये वैल्यू डाल दी, ये वाली, इक्वल्स टू हो गया 160। अब 100 -1y प्लस 2y क्या हो जाएगा? -1 प्लस 1y इक्वल्स टू 160 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या होगी? 100 उधर भेज दो, 160 डिग्री माइनस 100 डिग्री, y की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। y की वैल्यू क्या आ गई? 60। एंगल B में सिर्फ y है, देखो x तो आ ही नहीं रहा, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 60 डिग्री। तो इसमें डाल दो y की जगह 60 प्लस 20 डिग्री, आंसर आ गया 80 डिग्री। काम हो गया खत्म इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है गाइस, आप पॉज कर सकते हो वीडियो को, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना है तो। आगे चलते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 15। ऐसा ये भाई साहब बोल रहे हैं। द नंबर obtained by interchanging the digits exceeds the given number by 9। अच्छा ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है। कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे भी डाले एमसीक्यू में, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन समझने के लिए ना ये कंसेप्ट समझो। मैंने एक नंबर लिया 23। कौन सा नंबर लिया? 23। जो मैंने 23 नंबर लिया, इसमें 3 जो है ये वंस प्लेस पे, और जो 2 है वो टेंस प्लेस पे। ये नंबर फॉर्म पता है कैसे हुआ? जो नंबर वंस प्लेस पे उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया मैंने, और जो नंबर टेंस प्लेस पे उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाया मैंने। जब मैंने ऐसा किया तो मेरे पास आया 20 प्लस 3 और नंबर आया 23। लॉजिक बिहाइंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज द सेम, कि जो नंबर वंस प्लेस पे है उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कराना है, जो टेंस पे है उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कराना है, और हमारे पास ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। वहीं अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, इसकी डिजिट्स उल्टी कर दूं, तो मैं लिखूंगा 32। इसमें क्या होगा? 2 आ गया वंस प्लेस पे, और टेंस प्लेस पे आ गया 3। और ये फॉर्म कैसे हुआ? वंस प्लेस पे जो है ये आ गया, और टेंस पे आ गया 3। ये आया अब 30 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 32। हुआ क्या? दोबारा से वही कंसेप्ट, जो नंबर वंस पे था यहाँ पे 3 वंस पे था, वो टेंस पे डाल दिया। यहाँ पे 2 टेंस पे था, वो वंस पे डाल दिया। ये आ गया आपका इंटरचेंज्ड का कंसेप्ट। मतलब उल्टा कर देना, बस काम खत्म। अब ये जो लॉजिक मैंने आपको समझाया है, इसको उठा के यहाँ पे लगाते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। तो चलो आओ, लेट कर लो
टेंस डिजिट बी एक्स, वंस digit be y, number formed will be 10x plus y। यही आएगा नंबर, जो टेंस पे था उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, जो 1 पे 1 के साथ। अब ये आ गया ओरिजिनल नंबर। क्या आ गया? ओरिजिनल नंबर। इधर क्या कह रहा है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 15। यहां से यहां तक एक इक्वेशन तो उससे ही ने दे दी भाई। कहता है यार एक इक्वेशन वैसे ही उठा लो, आप क्यों इतना एफर्ट करना है। x प्लस वाई 15 दिया हुआ है। आगे द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, मतलब रिवर्स्ड नंबर। ओरिजिनल नंबर अगर ये है तो रिवर्स नंबर क्या होगा? रिवर्स नंबर होगा x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x आ जाएगा, और कुछ नहीं होगा। एक मिनट यार, ये इसको सही करके लिख देते हैं, इरेज करते हैं पूरा। ये आ जाएगा 10y प्लस एक्स, ये आ गया रिवर्स नंबर। अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर कंडीशन, ये वाली कंडीशन, द नंबर ऑब्टेन्ड by interchanging the digits exceeds the given number by 9। मतलब कि ये पता है क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो रिवर्स नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 9 यूनिट्स बड़ा है। बच्चों को ये कंडीशन ही नहीं समझ लगती, ये कंडीशन ही नहीं समझ लगती बच्चों को कि ये आएगा ऐसे। अब रिवर्स्ड नंबर क्या निकाला हमने? 10y प्लस एक्स। ओरिजिनल नंबर क्या है? 10x प्लस वाई प्लस 9। हम क्या करेंगे? इसको उठा के इधर भेज देंगे। ये क्या हो जाएगा? 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y प्लस 9। ये आ गया 0। तो 10x माइनस एक्स क्या आ गया? 9x। 1y माइनस 10y क्या आ गया? माइनस 9y। 9 को इधर भेज दो, ये आ गया माइनस 9। अभी के लिए ऐसे कर लेते हैं, अभी के लिए, अभी के लिए। अब देखना, 9 कॉमन ले लो, ये आ जाएगा x माइनस वाई, ये आ गया माइनस 9। 9 के साथ 9 कट गया, ये आ गया -1। ये हो गया x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। और ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। कौन सी आ गई इक्वेशन आपकी? सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट आ गई ये, सेकेंड आ गई ये। अब इन दोनों को आपने सोल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और मेरे को बतानी है। लेकिन मैं ये करा ही देता हूँ आपको, मैं ये सम करवा ही देता हूँ। ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको यहाँ लिख रहा हूँ। उसका रीजन पता है क्या है? एक छोटा सा और कंसेप्ट समझाना आपको मैंने। देखो, जिस टॉपिक में मेरे को लगेगा ना ये समझाना मेरे को पड़ेगा, उसमें नहीं मैं आपको बोलूंगा कि मेरे को इसका आंसर निकाल के कमेंट में बताओ। मैं जो कमेंट में पूछूंगा ना आपसे आंसर जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, वो वही क्वेश्चन होगा जो मेरे को पता होगा आप कर सकते हो। ठीक है, फालतू के पंगे नहीं लेता मैं किसी से। देखो, हमने इसको एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब एडिशन ही करनी पड़ेगी, साइन ऑपोजिट है पहले ही। तो ये एलिमिनेट, ये हो गया x प्लस एक्स 2x। 15 माइनस 1 क्या हो गया? 14। x क्या हो गया? 14 अपॉन 2 इक्वल्स टू 7। x की वैल्यू आ गई 7। अगर x की वैल्यू 7 आ गई, इस 7 को उठा के इसी इक्वेशन में डाल दो, तो क्या हो जाएगा? 7 प्लस वाई इक्वल्स टू 15। यहां से यहां से यहां से y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 15 माइनस 7 इक्वल्स टू 8। क्या हो गया? 8। अब x की वैल्यू 7 आई है और y की वैल्यू 8 आई है। मतलब कि जो टेंथ डिजिट हमने ली थी x, ठीक है, उसकी वैल्यू आई 7, और जो वंस डिजिट हमने ली थी y, उसकी वैल्यू आई 8। तो जो नंबर बना इन दोनों के साथ वो बना 78। मैं बस ये समझाना चाहता था आपको कंसेप्ट, इसीलिए मैंने आपको मना किया था। ये मैं करवाऊंगा सम, आपने नहीं करना गाइस। इसी के साथ ये वाला जो क्वेश्चन है उसकी होगी समाप्ति। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 17th क्वेश्चन, जो कि हमारा है बिल्कुल सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। वो कह रहा है ना, गिवन फ्रैक्शन इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर और 2 इज एडेड टू द 2 इज, ओहो, देखो गाइस, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का 17th क्वेश्चन। वो कह रहा है ना, गिवन फ्रैक्शन अगर आप 1 को सब्ट्रैक्ट करो न्यूमरेटर में से, 2 को ऐड करो डिनोमिनेटर में, तो जो फ्रैक्शन है वो 1/2 बन जाएगी। तो चलो आओ हम लेट कर लेते हैं। लेट न्यूमरेटर बी
x, डिनोमिनेटर बी y। अब अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर कंडीशन वो क्या कह रहा है, वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। अगर आप वन को सब्ट्रैक्ट करो न्यूमरेटर में से और टू को ऐड करो डिनोमिनेटर में, तो आपके पास जो फ्रैक्शन आएगी वो क्या आएगी, 1/2। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ये क्या आ जाएगा, 2x-1 इज इक्वल्स टू y+2। 2 × x क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू y+2। y को इधर भेजो, -2 को इधर भेजो, तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 4। ही आ गई एक इक्वेशन। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, यहां तक एक इक्वेशन आ गई। अब यहां से लेके यहां तक अगली आएगी। इफ 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, if 7 is subtracted from the numerator and 2 is subtracted from the denominator, the fraction becomes 1/3। the fraction becomes 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 3x-7 इक्वल्स टू 1 y-2। ये हो जाएगा 3x-21 इक्वल्स टू y-2। 2 को इधर भेजो, -21 को उधर, तो ओ ओ ओ सॉरी, y को इधर भेजो, -21 को उधर, तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 प्लस 21। ये आ गया 3x माइनस वाई इक्वल्स टू +19। ये आ गई अपने पास सेकेंड इक्वेशन। क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन। मैं ही सोल्व करवा देता हूँ, ये कोई बात नहीं, टेंशन नोट, ज्यादा काम नहीं दूंगा आपको करने के लिए। ये जो इक्वेशन बने इसको इसके नीचे लिख रहा हूँ मैं, इस इक्वेशन को ना मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब ये देखो y एलिमिनेट तो करना है लेकिन साइन इसके सेम है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे इधर प्लस है ना 2x का, इसको भूल जाऊंगा मैं, इसका माइनस लगेगा, इसका माइनस हट जाएगा, प्लस लगेगा, इसका प्लस हट जाएगा, माइनस लगेगा, ऐसे होगा। तो अब ये कट गए, तो 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा, x। 19 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 15। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 15। आगे करने की नीड ही नहीं है, उसने फ्रैक्शन पूछा है, फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से बनती है। x की वैल्यू 15 आ गई, इसमें एक ही 15 दिख रहा है x की जगह पे, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, काम हो गया खत्म गाइस। ये इतना ही था 17th क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 18th की तरफ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 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 क्वेश्चन, एजेस के ऊपर आया लास्ट क्वेश्चन। वाओ, वो कह रहा है 5 years हेंस। हेंस का मतलब पता है क्या होता है, बाद। 5 years हेंस का मतलब बाद में, 5 साल बाद जो एज है मैन की वो 3 times होगी एज ऑफ सन की। सबसे पहले देखो ऐसे क्वेश्चन में जो एजेस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें कंसीडर करनी है हमने कितनी चीजें, दो चीजें। एक चीज क्या है, मैन, और दूसरी चीज क्या है, सन। ये रही। तो हम क्या करेंगे, यहां से लेके यहां से लेके यहां तक कंडीशन तो उसने बहुत सारी दी हुई है, लेकिन हमने देख लिया एक मैन है और एक सन है, तो हम लेट कर लेंगे प्रेजेंट एज ऑफ मैन बी x years, उसके बाद प्रेजेंट एज ऑफ सन बी y years। देखो अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ देखा कौन कौन सी चीजों पे वेरिएबल लगा सकता हूँ, एक मैन की प्रेजेंट एज पे, एक सन की प्रेजेंट एज पे। और अगर आपने प्रेजेंट वर्ड नहीं लिखा यहाँ पे, प्रेजेंट एज वर्ड नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी किसी कंडीशन के ऊपर नहीं पहुंचा, किसी भी कंडीशन के ऊपर मैं पहुंचा नहीं हूँ। मैं इस कंडीशन के ऊपर भी नहीं पहुंचा, किसी के ऊपर नहीं पहुंचा, सिर्फ मैंने प्रेजेंट एजेस लिखी है मैन की और सन की। अब मैं ये कंडीशन यूज करने लगा हूँ 5 years हेंस वाली। कौन सी, 5 years हेंस वाली। प्रेजेंट एज तो चलो ये है। अब 5 years हेंस, हेंस का मतलब पता क्या होता है, बाद में। आज अगर मैन की प्रेजेंट एज x years है, तो 5 साल बाद कितनी होगी, x+5 years। हाँ या ना। आज अगर सन की प्रेजेंट एज y years है, तो 5 साल बाद सन की एज कितनी होगी, y+5 years। 6 ना मान लेना इसको, 5 है भाई, 5 years।
देखो अभी मैंने सिर्फ 5 इयर्स हैंस वाला वर्ड यूज किया, उससे मैंने ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, है कि नहीं, दोनों चीजें निकाल दी। अब मैं लगाऊंगा 5 ईयर हैंस की कंडीशन, जो कि वो कह रहा है कि जो एज ऑफ मैन है वो 3 टाइम्स है एज ऑफ सन के। मतलब कि जो एज ऑफ मैन है वो 3 टाइम्स है एज ऑफ सन के। तो अब क्या होगा, ये होगा x+5 इक्वल्स टू 3y+15। 3y को इधर भेज दो, 5 को उधर भेज दो, ये हो जाएगा x-3y इक्वल्स टू 15 - 5 क्या हो जाएगा 10। ये आ गई एक इक्वेशन, x-3y इक्वल्स टू 10। अब बात आती है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ तक खत्म होगी बात, यहाँ से कंटिन्यू करनी है अब, यहाँ से कंटिन्यू करनी है। ओके, 5 इयर्स अर्लियर, अर्लियर का मतलब क्या होता है, पहले, 5 साल पहले। तो सिर्फ मैंने ये वर्ड देखना है 5 इयर्स अर्लियर और रुक जाना है, आगे का नहीं पढ़ना। वर्ड देखा, रुक गया। अब देखो 5 इयर्स अर्लियर, एज ऑफ मैन क्या होगी, x-5 इयर्स, हाँ या ना। एज ऑफ सन क्या होगी, y-5 इयर्स, हाँ या ना। बिल्कुल सही सर, एज ऑफ मैन x-5 होगी, एज ऑफ सन y-5 होगी। अब मैंने ये वर्ड जो देखा था उससे मैंने ये भी चीज लिख दी और ये भी चीज लिख दी। अब कंडीशन पे आऊंगा मैं, यहां से द एज ऑफ मैन वो 7 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। मतलब कि जो एज ऑफ मैन है, मतलब उस टाइम पे जो थी वो 7 टाइम्स होगी उसकी सन्स की एज के। तो ये हो गया x-5 इज इक्वल्स टू 7y-35। 7y को इधर भेजो, -5 को इधर भेजो, ये हो गया x-7y इक्वल्स टू -35 +5 कितना हो जाएगा, -30। ये आ गया सेकेंड इक्वेशन आपकी। मैं ही सॉल्व करवा देता हूँ क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, इस इक्वेशन को उठा के इधर भेजते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x-3y इक्वल्स टू 10। क्या हो जाएगा, x-3y इक्वल्स टू 10। अब देखो हमने x को एलिमिनेट करना और इसके जो साइन है वो सेम है, तो मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्शन। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा एलिमिनेट। इसको भूल जाओ साइन को, इसको भी भूल जाओ साइन को। तो -7 + 3 कितना हो जाएगा, -4y। -30 -40 कितना हो जाएगा, -30 -10 कितना हो जाएगा, -40। तो y क्या हो जाएगा, -40/-4, ये कट गया, y आ गया 10। क्या आ गया, 10 आ गया y। अगर y 10 आ गया है तो यहाँ पे इस इक्वेशन में उसने पूछा गया वैसे प्रेजेंट एज ऑफ मैन, और हमने प्रेजेंट एज ऑफ मैन को x माना, तो हमने y निकाल लिया, x निकालना पड़ेगा। इसमें पुट कर दो, पुट y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 1। तो जब आप उसमें पुट करो इक्वेशन में x-3 10 इक्वल्स टू 10, ये हो जाएगा x-30 इक्वल्स टू 10, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 10 + 30 इक्वल्स टू 40। तो हमने एंड में लिखनी है लाइन प्रेजेंट एज ऑफ, अच्छा इसमें एमसीक्यूज है ना, एमसीक्यूज में तो मैं डायरेक्टली करवा ही रहा हूँ आपको सीधा सीधा। लेकिन अगर ये 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा ना, तो लास्ट लाइन जो है ना, कंक्लूडिंग लाइन, उसको लिखना मत भूलना कि जो प्रेजेंट एज ऑफ मैन आई है वो है 40 इयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ सन जो आई है वो है 10 इयर्स। लिखनी बहुत जरूरी है वो लाइन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं तो नंबर एक नंबर फालतू का दे के आओगे टीचर को, लिटरली स्पीकिंग, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया भाई 40 इयर्स। और इसी के साथ ही ये चैप्टर हो गया एमसीक्यूज के साथ खत्म, इसकी हमने धज्जियां उड़ा दी हैं। तो गाइज अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है बच्चे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो कर सकते हैं करें, और हमें बताएं कि आप हमारे साथ हैं, आप हमें सपोर्ट करते हैं, ताकि हम ऐसे ही अल्टीमेट वीडियोस आपके लिए लेके आते रहें। तो अगली वीडियो आएगी हमारी चैप्टर नंबर 4 की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर। तब तक मिलते हैं आपको छोटी सी ब्रेक के बाद। टेक केयर, बाय बाय।